नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धरमपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी। राज्यसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस का उपयोग 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कंबोडिया के नॉम पेन में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा और हरित विकास पर चर्चा। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आज 17 राज्यों के कई केंद्रों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से स्थगित, नई तिथियों की घोषणा की गई। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अमित पंघल और जैस्मिन लंबोरिया सेमीफाइनल में पहुंचे। हिमा दास 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के धरमपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र मिशन की पहल ने ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन द्वारा शुरू की गई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से दक्षिण गुजरात के ग्रामीण, गरीब और जनजातीय लोगों को लाभ होगा। आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है तो एनिमल हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी का निर्माण कार्य भी आज से शुरू हुआ है। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों, आदिवासियों, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात के साथियों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। इन आधुनिक सुविधाओं के लिए इस पूरे मिशन को, आपके सभी भक्तजनों को, सेवाव्रतियों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्ट केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र से 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा और हजारों अन्य लोगों को आजीविका मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र जी शिक्षा और कौशल के माध्यम से बेटियों के सशक्तिकरण पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में महिला सशक्तिकरण के बारे में गंभीरता से बात की थी। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेटियों को पढ़ाना जरूरी है कि समाज में सुधार तेजी से हो सके, समाज में आई बुराइयों को हम और तेजी से दूर कर सके। देश की नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार आज बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर उस अड़चन को दूर करने में जुटी है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। श्री मोदी ने नागरिकों से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में निःशुल्क दी जा रही कोविड बूस्टर डोज लेने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने वलसाड़ जिले के धरमपुर में 250 बिस्तरों वाले श्रीमद राजचंद्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने 150 बिस्तरों वाले श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने कहा कि भारत पशु के लिए भी टीकाकरण अभियान चला रहा है। भारत मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले टीकों के साथ ही पशुओं के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में गाय, भैंस सहित तमाम पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज में बचाव के 12 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से लगभग 90 लाख टीके गुजरात में ही लगाए गए हैं।
इलाज की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बीमारियों से बचाव भी उतना ही आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इन प्रयासों को श्रीमद राजचंद्र मिशन भी सशक्त कर रहा है। संसद ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज सदन में हंगामे के बीच इस विधेयक को स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। इसमें परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक राज्य सरकारों को परिवार न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में अधिनियम के लागू होने की तारीखों को अधिसूचित करने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकारों ने अधिनियम के अंतर्गत अपने राज्यों में परिवार न्यायालय स्थापित किए हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने परिवार न्यायालयों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से देश के प्रत्येक जिले में परिवार न्यायालय स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 715 अदालतों में 11 लाख मामले लंबित हैं और केंद्र ने न्यायपालिका से उन्हें निपटाने का आग्रह किया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। ये सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर नारेबाजी कर रहे थे। अध्यक्ष द्वारा दस्तावेजों को पटल पर रखने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। उपसभापति हरिवंश की सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन की बार-बार अपील के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच सदन ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित कर दिया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने संसद सत्र के चलने के बावजूद उन्हें बुलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में विपक्ष और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सरकार के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। श्री गोयल ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जांच एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। श्री गोयल ने कहा कि विपक्ष को कानून का पालन करना चाहिए और सदन को काम करने देना चाहिए। अपराधी पहचान प्रक्रिया अधिनियम 2022 आज से लागू हो गया है। नया अधिनियम आपराधिक मामलों में जांच और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों तथा अन्य व्यक्तियों की जैविक पहचान रिकॉर्ड करने का अधिकार देता है। ये अधिनियम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराधी की पहचान के रिकॉर्ड एकत्र करने, उन्हें संरक्षित और साझा करने तथा निर्धारित अवधि के बाद उन्हें नष्ट करने का भी अधिकार देता है। अधिनियम के तहत पुलिस या जेल अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की पहचान करने का अधिकार दिया जाता है। स्वदेश में निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का आज महाराष्ट्र में अहमदनगर के आर्मर्ड कोर सेंटर और स्कूल के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय सेना द्वारा केके रेंज में मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मिसाइल ने सटीकता से प्रहार किया और 2 अलग-अलग रेंज में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। टेलीमेट्री सिस्टम ने मिसाइलों के संतोषजनक उड़ान प्रदर्शन को दर्ज किया। ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में MBT अर्जुन की 120 मिलीमीटर राइफल्ड गन से तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेजर गाइडेड ATGM के सफल प्रदर्शन के लिए DRDO और भारतीय सेना की सराहना की है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने लेजर गाइडेड ATGM के परीक्षण फायरिंग से जुड़ी टीमों को बधाई दी है। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का उपयोग केवल 6.3% है। श्री तेली ने कहा कि प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का
33,005 किलोमीटर तक विस्तार, सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना जैसी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मई के अंत तक 4,531 सीएनजी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 7 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है वरिष्ठजन के लिए बैंकिंग सुविधाएं। आप अपने सवाल हमें 4 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और airnews@gmail.com। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धरमपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी। राज्यसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कंबोडिया के नोम पेन में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और हरित विकास पर चर्चा। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आज 17 राज्यों के कई केंद्रों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से स्थगित, नई तिथियों की घोषणा की गई। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अमित पंघल और जैस्मीन लंबोरिया सेमीफाइनल में पहुंचे। हिमा दास 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कंबोडिया के नोम पेन में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन और अन्य आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को सफल बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि, कोविड, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर प्रभावी रूप से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और हरित विकास आसियान भारत साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने इस अवसर पर श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्री ने वियतनाम के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने के लिए काम करना जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और आपसी हित के संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अनुरूप भारत सरकार श्रीलंका के आर्थिक विकास में लगातार सहायता कर रही है। राज्यसभा में आज श्री मुरलीधरन ने कहा कि इस वर्ष भारत से ईंधन आयात करने के लिए श्रीलंका को $50 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि भारत ने भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा भी प्रदान की है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सरकार यूक्रेन से लौटे भारतीय विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए यूक्रेन के अधिकारियों के संपर्क में है। राज्यसभा में आज श्रीमती लेखी ने कहा कि यूक्रेन की वर्तमान स्थिति भारतीय विद्यार्थियों की वापसी के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज की केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG को प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 17 राज्यों के कुछ केंद्रों पर स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा इस महीने की 12 से 14 तारीख के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए पहले जारी किया गया प्रवेश पत्र मान्य होगा। यदि तिथि उम्मीदवार के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो अपनी वांछित तिथि और रोल नंबर का उल्लेख करते हुए datechange@nta.ac.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए एजेंसी की वेबसाइट www.nta.ac.in और CUET.samarth.ac.in देखने की सलाह दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से एक प्रमुख अभियान चला रहा है। इसे 15 अगस्त 2020 को भारत के 272 जिलों में शुरू किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है और आकाशवाणी से हम हर रोज लेकर आते हैं आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। आज हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बॉम्बे में हुआ था। मेहता ने 1864 में लिंकन इन में प्रवेश किया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी से मिलने जाया करते थे और ये मुलाकातें उनके उदार दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्ण साबित हुई। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा रानाडे गोखले, दिनशॉ वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और बाल मोहन वागले उनके कुछ करीबी दोस्त थे। शिक्षा के प्रति वो जीवन भर आकर्षित रहे। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जिसके जरिए भारत तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर सकता है। उन्होंने स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसे उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक विशिष्ट तरीके से बढ़ावा दिया और वहां सेवा की। वो मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। न्यायमूर्ति तैलंग के साथ उन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अध्यक्षीय संबोधन में फिरोज शाह मेहता ने कहा, साथियों, वो तमाम आंदोलन जिन्हें लेकर हम चिंतित हैं, वो कई चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण होता है उपहास का, दूसरा होता है दुष्प्रयोग का, जिसके बाद मिलती है कुछ रियायत, और वो भी आंदोलन को और आगे न बढ़ाने की चेतावनी के साथ। और इन सब का अंतिम चरण वो होता है दोस्तों, जब आंदोलन के मकसद को अपनाया जाता है, लेकिन इस हैरत के साथ
किसे पहले क्यों नहीं अपनाया गया? हमने पहले दोनों चरण पार कर लिए हैं। आज हम शहीद रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो बंगाल के चटगांव के निवासी थे, जो कि अब बांग्लादेश में हैं। वो मास्टर दास सूर्य सेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उन्हें मास्टरदा ने पुलिस महानिरीक्षक क्रेग की हत्या करने का निर्देश दिया था। वे रामकृष्ण काली चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन गए। उन्होंने क्रेग समझकर कोमिला के चांदपुर में इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनका पीछा किया और उस जगह से करीब 22 मील दूर उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। रामकृष्ण बिस्वास को 2 मार्च 1932 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। धरती के वीर सपूत रामकृष्ण बिस्वास को आकाशवाणी समाचार की ओर से शत शत नमन। अगस्त लाल सिंह की भी पुण्यतिथि होती है। उनका जन्म 1890 में पंजाब में हुआ था। अंडमान द्वीप में ले जाए जाने के बाद उन्होंने वहां अपना व्यवसाय स्थापित किया। लाल सिंह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल हुए, इसके लिए धन जुटाया और द्वीप समूह की यात्रा के दौरान नेताजी को ये राशि दान कर दी। जापानी सेना ने जनवरी 1944 में अंग्रेजों के लिए जासूसी करने के झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सेलुलर जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अगस्त 1945 को समुद्र में फेंक दिया गया। धरती के वीर सपूत को शत शत नमन। अगस्त शहीद रंगा खां की भी पुण्यतिथि है। वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की घुड़सवार सेना में कार्यरत थे। उन्होंने कंपनी की सेना की नौकरी छोड़ दी और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर में विद्रोह और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रंगा खां पर मुकदमा चलाया गया और 4 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से बहादुर शहीद रंगा खां को नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने राज्य में इस वर्ष मार्च से अंसारुल बांग्ला टीम के 5 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ जिहादी अब भी फरार हैं। उन्होंने कहा कि अंसारुल बांग्ला टीम का अलकायदा के साथ संबंध है। उन्होंने कहा कि कई बांग्लादेशी जिहादी संगठन के सदस्य असम में आ चुके हैं और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में लगे हैं। राजस्थान में 16 जिलों के 1,20,000 से अधिक मवेशी चर्म रोग से संक्रमित पाए गए हैं। इस बीमारी से राज्य में अब तक 5,800 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट।
जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चुरू तथा श्रीगंगानगर जिले ज्यादा प्रभावित है, जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमित होने वाले पशुओं में अधिकतर गाय हैं। प्रभावित इलाकों में पशु चिकित्सकों की अतिरिक्त टीमें लगाई गई है। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। केंद्रीय दल ने भी जोधपुर तथा नागौर जिलों का दौरा किया है और वहां से नमूने एकत्र किए हैं। इस बीमारी के कारण अकेले बाड़मेर जिले में 1300 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि राज्य सरकार लंपी रोग से बचाव व उपचार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को उनके स्थान पर प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को अपनी सिफारिश भेज दी है। न्यायमूर्ति रमणा इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई अपनी पत्नी रेणुका के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री बिश्नोई 2 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य मानकों का उल्लंघन कर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए अमेजन के खिलाफ आदेश जारी किया है। अमेजन को 2265 प्रेशर कुकर के उपभोक्ताओं को सूचित करने, ऐसे प्रेशर कुकर का मूल्य वापस देने और उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति करने तथा 45 दिन में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 52 अंक कम होकर 58,299 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 6 अंक गिरकर 17,382 पर आ गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आकाशवाणी के एफएम चैनलों के श्रोताओं की संख्या कई निजी एफएम चैनलों के श्रोताओं की संख्या की तुलना में अधिक है। राज्यसभा में आज एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि आकाशवाणी लगातार भूगोल, जातीयता, भाषा, संस्कृति, परंपराओं और क्षेत्र के श्रोताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सामग्री की समीक्षा करता है। प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद रेटिंग में पिछले कुछ वर्षों में निजी चैनलों की तुलना में समग्र दूरदर्शन चैनलों ने अपना विशेष स्थान बनाए रखा है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा जानकारी के साथ खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन मुक्केबाजी में अमित पंघल, सागर अहलावत और जैस्मीन ने अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। पुरुष हॉकी के अंतिम लीग मैच में भारत ने वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में मंजू बाला ने हैमर थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं हिमा दास 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज ही लंबी कूद के फाइनल में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस अपना अपना मुकाबला खेलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्क्वैश में महिला और पुरुष डबल्स टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल, सोनल पटेल और राज अरविंदन अलगरी ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य सहित 18 पदक जीतकर 7वें पायदान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धरमपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी। राज्यसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कंबोडिया के नॉम पेन में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा और हरित विकास पर चर्चा। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आज 17 राज्यों के कई केंद्रों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से स्थगित, नई तिथियों की घोषणा की गई
और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अमित पंघल और जैस्मिन लंबेरिया सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।